पांडर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा में जो जीएस का पोर्शन पूछा जा रहा है, उसमें जो 40 मार्क्स का जीएस वाला पोर्शन है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 40 में से लगभग 10 मार्क्स का था। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो सक्षमता परीक्षा में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में ये बीपीएससी टीआरई 3 में काम आएगा, और इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए काम है। और अगर आप ना सक्षमता परीक्षा दे रहे हो, ना बीपीएससी टीआरई दे रहे हो, ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस कंडीशन में हैं तो भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि हमारे ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, तो जो आपको ज़्यादा बेहतर और जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाएगा। तो आपको इस बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसके अंदर क्या क्या मेन इवेंट है, क्या क्या मुख्य मुख्य घटनाएँ हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर इसको हम सब टॉपिक में डिवाइड करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो मुख्यतः शुरुआत मानी जाती है, ऐसे तो छोटे बड़े आंदोलन बहुत पहले से ही हो रहे हैं, जब से अंग्रेज लोग आए थे उससे बहुत पहले से ये हो रहा था। बट इसको 1857 के बाद औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो औपचारिक काल है ये 1857 से लेके 1947 तक माना जाता है, आज़ादी मिलने तक, ठीक है। तो इसमें जो मेन टॉपिक रहने वाले हैं हमारे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका उस टाइम जो प्रमुख आदिवासी और किसान विद्रोह हुए थे उस टाइम, या उससे पहले जो कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया जा रहा था उस टाइम, कुछ जो राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ था उसके बारे में जानेंगे। सबसे मुख्य संस्था या दल जो था जिसने आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके गठन के बारे में जानेंगे। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, फिर वहाँ मुस्लिम लीग का गठन और 2 नेशन थ्योरी, तो इस बारे में भी हम लोग कुछ कुछ जानेंगे। फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे जैसे भारत में या फिर भारत के बाहर, उस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर महात्मा गांधी का युग, जब से गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आया, उसके बाद जो उन्होंने जो भी आंदोलन या सत्याग्रह किए तो उस बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट है जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर हमारा खिलाफत आंदोलन है, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, गोलमेज सम्मेलन, 1937 का प्रांतीय चुनाव, और उस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस का, तो उस बारे में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज का गठन, रॉयल नेवी का विद्रोह, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार जो बनी थी आज़ादी से जस्ट पहले। तो ये सब हमारे मुख्य टॉपिक हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। तो हम लोग इस बारे में एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला 1857 की क्रांति, सेकंड जो प्रमुख जनजातीय और किसान विद्रोह थे, और तीसरा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति, ऐसा नहीं कि 1857 की क्रांति से पहले कोई विद्रोह या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ संघर्ष भारत में नहीं चल रहा था, लेकिन ये एक मतलब पूरा नेशनल लेवल पे तो नहीं, लेकिन जो उत्तरी भारत और मध्य भारत है उस हिस्सा में एक बड़ा लेवल पे उभर के आया। और इसको वीर सावरकर जो है, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी है कि मतलब उन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट रिवोल्ट था जो नेशनल लेवल पे गया था और एक मतलब प्लान्ड तरीके से हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हुआ क्यों था। तो 1857 की क्रांति जो थी, उस टाइम ब्रिटिश सरकार जो थी अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी इंडिया में, तो और बहुत तरह की उसकी आर्थिक नीतियाँ थी जिससे यहाँ के लोग त्रस्त थे। तो यूँ ऐसे तो देखा जाए तो 1857 की क्रांति का बहुत सारा कारण है, और वो कारण आपस में इतना मिला जुला है तो समझ में नहीं आता है कि उसको सेपरेट कैसे किया जाए। जैसे अगर कोई कारण दिख रहा है, देखने में लगता है वो सैनिक कारण है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो धार्मिक कारण नज़र आता है।
फिर अगर कोई राजनीतिक कारण दिख रहा है, लेकिन दूसरे साइड से देखा जाए तो आर्थिक कारण है, तो उसको उसके बीच में सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन किस रीजन से ये स्ट्रगल आगे बढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि 1857 की क्रांति हुई क्यों थी। तो उसका जो राजनीतिक कारण थे कि ब्रिटिश शासन का लगातार विस्तार हो रहा था, जो भी भारतीय राज्य थे वो उसमें विलय हो रहे थे। तो जब भारतीय राज्य उसमें विलय हो रहे थे, जब राज्य ही चला गया, तो राज्य के अंदर जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे, सैनिक काम कर रहे थे, सब के सब बेरोजगार हो रहे थे, तो उनमें असंतोष की भावना पैदा हो रही थी। दूसरी तरफ जो डलहौजी थे, उन्होंने अपना वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, जिसके आधार पे कुशासन के आधार पे कोई राजा को अपने मतलब जो भी प्रांतीय राज्य थे, जो प्रिंसली स्टेट थे छोटे मोटे, तो उनके राजा को कुशासन के आधार पे उनको हटाया जा सकता था। और अगर कोई किसी का पुत्र नहीं है, यानी तो उसको उसके आधार पे उसे हटाया जा सकता है कि इस राज्य का कोई वारिस नहीं है, तो अब ये राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक उसका राजनीतिक कारण हो गया। अगर दूसरा देखें आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण में बहुत तरह की बंदोबस्त प्रणाली लाई गई थी भूमि सुधार के लिए ब्रिटिश के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, तो इन सब में था कि किसान का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, तो किसान सब भी ब्रिटिश शासन से बहुत तबाह बैठे थे। धार्मिक कारण था कि जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पे ईसाई धर्म का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही थी, तो यहाँ के लोग जो थे, स्थानीय लोग, वो ईसाई मिशनरी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन और फिर या फिर जो मतलब बहुत जैसे यहाँ पे जो भी था, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म था, तो उनके बारे में अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा था, तो इसके कारण से भी लोग नाराज़ थे। फिर तो ये सब कारण से लोग अंदर से भरे बैठे थे, लेकिन वो मतलब बृहत स्तर पे कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो अंदर से तो भरे बैठे हैं, बट जैसे सैनिक कारण था कि सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो पंजाब का कोई सैनिक है उसको भेज दिया महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में उसको जॉब करने भेज दिया, बट उसको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं दे रहा था, कोई भत्ता नहीं दे रहा था। तो ब्रिटिश सेना जो थी उसमें ऑफिसर भले ही मैक्सिमम अंग्रेज थे, लेकिन जो सिपाही था मैक्सिमम जितना भी सिपाही था, तो उसका लगभग 98% भारतीय ही हुआ करते थे। तो भारतीय सैनिक भी उससे ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी से नाराज थे। तो ये सब कुछ रीजन हुआ जिसके कारण वो अंदर में गुस्सा पाल के बैठे हुए थे। फिर उनको लास्ट में एक मिला तत्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण में उस टाइम एक ब्रिटिश सिपाही जो थे, ब्रिटिश सेना के सिपाही जो थे, मस्कट ब्राउन बेस राइफल का यूज किया करते थे। तो बाद में ब्रिटिश शासन ने उसको इनफील्ड राइफल से रिप्लेस करने का प्रयास किया, इनफील्ड राइफल से रिप्लेस किया। तो उनका कहना था कि अगर इनफील्ड राइफल का जो एक्यूरेसी है या फिर जो उसका रेंज है वो मस्कट ब्राउन बेस से काफ़ी ज़्यादा है, ये कह के उन्होंने रिप्लेस किया। बट उसमें एक समस्या ये थी कि उसमें जो गोली था वो उसको दांत से काटना पड़ता था। गोली उसमें डालने के लिए उसको काटते उसको दांत से काटना पड़ता था। और लगभग जनवरी 1857 के लगभग एक अफवाह फैल गया था कि वो जो कारतूस में है उसमें ब्रिटिश सरकार जानबूझकर गाय और सुअर का चर्बी लगा दे रही है, ताकि इससे जो हिंदू और मुसलमान सिपाही हैं उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो ये अफवाह फैली। तो इस अफवाह के कारण जो ब्रिटिश सेना में एक सिपाही थे, उनका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, तो मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये उसके बटालियन का नाम था। तो वो आप ध्यान रख सकते हैं कि 34th नेटिव इन्फेंट्री में वो तैनात थे। तो उन्होंने वो कारतूस यूज करने से मना कर दिया और राइफल यूज करने से मना कर दिया। तो और मना कर दिया, और साथ में जब उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने उन पर दबाव बनाया, तो उसने उस ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी। तो इस आरोप में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया था। तो ये बात सुन के जो उसके
बटालियन के सैनिक थे वो भड़क उठे, और भड़क उठे तो उन्होंने मतलब वहाँ पर एक मुर्शिदाबाद करके एक एरिया था, वहाँ का लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन, ये दो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग की मृत्यु हो गई थी और मंगल पांडे को इसलिए फांसी दे दिया गया था। तो जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया तो उसके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 90 और जवान थे जिन्होंने उसे यूज करने से मना कर दिया। तो इस तरह से ये एक तत्कालिक कारण मिला उनको कि क्रांति की शुरुआत का, ठीक है। और बाद में निश्चित हुआ कि 30 मई 1857 को इसको एक औपचारिक शुरुआत किया जाएगा इस क्रांति का, और इसके लिए रोटी और कमल का फूल, ये दो चीज़ है जो इसको संदेश के रूप में कि यूज किया गया कि इसके थ्रू इस क्रांति का या इसके स्टार्टिंग करने का डेट का हम लोग कैसे करना है इसका मैसेज सर्कुलेट करेंगे। बट उससे पहले ही 10 मई को मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने ये विद्रोह स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पर जो भी लोकल ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो इसके बाद जब ये घटनाएं बढ़ी आगे, तो अब कोई भी विद्रोह स्टार्ट करना तो आसान होता है, लेकिन विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है, ठीक है, नायक की आवश्यकता होती है। तो उस टाइम दिल्ली का जो शासक था बहादुर शाह जफर उस टाइम वृद्ध हो चुके थे, लेकिन वही दिल्ली के शासक थे। तो दिल्ली पहुंचकर जो मेरठ के जो जितने भी सिपाही थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। पहले तो बहादुर शाह जफर इसके लिए तैयार नहीं हुए थे, बट फिर बाद में उन्होंने उनको ज़बरदस्ती अपना नेता घोषित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई, तो ये 10 मई होना था 23 मई 1857 को, लेकिन हो गया वो 10 मई 1857 को ही मेरठ में, ठीक है। अब इसका और भी जैसे दिल्ली में होने के बाद और भी जो अलग अलग केंद्र बने इस क्रांति के लिए, मुख्यतः यह 1857 की क्रांति उत्तर भारत और मध्य भारत तक सीमित रही। दक्षिण भारत में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो दिल्ली में जो हमारे उस समय के मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफर, वो इसके सेनापति बने थे। लखनऊ में इस आंदोलन को लीड किया था बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल जो थी बाजिद अली शाह की पत्नी थी। अवध के जो नवाब थे बाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी। झांसी में इस आंदोलन को लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई और उनका सहयोग कर रहे थे साथ में तात्या टोपे। कानपुर में देखा जाए तो कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ा था, और यहाँ भी तात्या टोपे साथ में सहयोग कर रहे थे। आरा बिहार में, चूँकि ये बिहार का एग्ज़ाम है तो इसमें आरा और पटना दो जगह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार का है। तो आरा में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे कुंवर सिंह, जिनको हम लोग अब वीर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं। कुंवर सिंह और इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था अमर सिंह। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह। इलाहाबाद में देखा जाए तो इलाहाबाद में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे लियाकत अली, और पटना में था पीर अली बंधु इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। एक और ये फैजाबाद का इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसका नाम अब बदल के अयोध्या हो चुका है। तो इस एरिया में इस आंदोलन को लीड कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला।
तो ये हमारे जो मुख्य सेनापति थे 1857 की क्रांति के, जो डिफरेंट सेंटर था इस कंट्री में, वहाँ पे जो हमारे मेन सेनापति थे उनका नाम है। तो इसमें जैसे पता ही है कि 1857 का जो क्रांति है वो पूर्णतः सफल नहीं हुआ था, ये असफल हो गया था। तो हर जगह पे विद्रोह को लगभग दबा दिया गया था। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको दबाया उसको एक बार देख लेते हैं। तो एक झांसी की रानी का, हाँ, तो झांसी में इसको जनरल ह्यूरोज ने, जो ब्रिटिश सेना का अधिकारी था, उसने इसको क्रश किया था, जनरल ह्यूरोज। और जब मतलब लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर झांसी में, तो ह्यूरोज ने कहा था कि जितना भी भारतीय विद्रोही था इस क्रांति में, जितना भी लोग विद्रोह कर रहे थे, उन सारे लोगों में से एकमात्र झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी जो एकमात्र पुरुष थी। तो मतलब इस तरह की वीरता उसने दिखाई थी यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है। दिल्ली में निकलसन और हडसन ने इस विद्रोह को दबाया था। उसमें बहादुर शाह के दोनों बेटों की मृत्यु हो गई थी और बहादुर शाह को बंदी बनाकर बर्मा के रंगून जेल में भेज दिया गया था। ठीक। फिर कानपुर में देखा जाए तो कानपुर में इस विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने। कानपुर में कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था। और आरा में हमारे वीर कुंवर सिंह के साथ विलियम टेलर। तो ये 3-4 लोगों का नाम याद रखना है, बाकी जगह पे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। दिल्ली में निकलसन और हडसन ने, वहाँ पे लीडर थे बहादुर शाह जफर। लखनऊ में शायद कैंपबेल था, इसको ठीक याद कर पा रहा हूँ तो कैंपबेल। और लीडर थी बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और दबाने वाले का जो क्रश किया था उसका नाम था जनरल ह्यूरोज। कानपुर में भी कैंपबेल ही था। लखनऊ और कानपुर दोनों जगह वही था। और आरा में विलियम टेलर। तो ये हमारे, और इस पूरा जो 1857 का रिवोल्ट था उसका अगर लीडर माना जाए तो बहादुर शाह जफर को उसका लीडर माना गया था। ठीक है। अब इसके असफलता के कारण क्या थे? तो इसके सफलता के बहुत सारे कारण थे। पहली बात तो कि केंद्रीय स्तर पे कोई संगठन नहीं था। जो भी विद्रोह था यहाँ, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर छोटा सेंटर बना हुआ है। दिल्ली है, लखनऊ है, झांसी, कानपुर, आरा, तो पूरा सेंट्रलाइज लेवल पे कुछ ज़्यादा नहीं था। ये एक तरह से स्थानीय विद्रोह का समूह बनकर आ गया था। तो और कोई सुनियोजित रणनीति नहीं थी। इसके जो सबसे मुख्य नेता थे बहादुर शाह जफर, वो खुद बहुत उस टाइम में वृद्धावस्था में थे, तो वो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे। फिर उसका जो शिक्षित वर्ग था हमारा, या फिर जमींदार, उसने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उसने इस आंदोलन बहिष्कार किया, या यूँ कहें कि अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। जैसे वहाँ पे एक सिंधिया घराना है मध्य प्रदेश में, तो सिंधिया घराना ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है। और यहाँ पे कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं था। जो भी क्रांतिकारी थे उनका कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं था, सबका अपना निजी स्वार्थ था। इसलिए इस आंदोलन को उस तरह की गति नहीं मिल पाई। जैसे अगर इसमें देखें कि आरा में कुंवर सिंह ठीक है, लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन इनके लड़ने का मुख्य उद्देश्य वो देश के प्रति ज़्यादा होके था कि उस टाइम इनकी जमींदारी चली गई थी। झांसी की रानी लड़ रही थी, क्यों? क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को उनका वारिस नहीं माना जा रहा था। बहादुर शाह जफर किस लिए लड़ रहे थे? तो अपने बेटे के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब किस लिए लड़ रहे थे? तो नाना साहब की वहाँ पे अंग्रेज़ों ने पेंशन बंद करके रखी थी, इसलिए नाना साहब लड़ रहे थे। तो इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था और सहयोग की भावना का अभाव था, इसलिए ये आंदोलन उस हद तक सफल नहीं हो पाया था। ठीक है। और अगर देखें कि जो क्रांतिकारी थे उनके पास संसाधन भी उतने नहीं थे जितने कि ब्रिटिश के सरकार के पास थे, तो इसलिए भी वो ब्रिटिश सरकार का मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक है।
तो ये इस तरह का कुछ फैक्ट। अब जैसे अब इस तरह इसमें देखा जाए तो कि 1857 की क्रांति को कुछ इतिहासकार 1857 की क्रांति को कुछ अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कुछ लोग जैसे ब्रिटिश इतिहासकार जो है इसको केवल सैनिक विद्रोह मानते हैं। जैसे एक पी रॉबर्टसन करके इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं कि ये 1857 की क्रांति बस एक 57 क्रांति बस सैनिक विद्रोह था। एक और इतिहासकार हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। अब आर.सी. मजूमदार के अनुसार ये तो ना तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आर.सी. मजूमदार के शब्दों में इसको कहा जाए तो ये ना तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। इसको सैनिक विद्रोह किसने कहा तो पी रॉबर्टसन ने, ठीक है। और जॉन लॉरेंस ने कहा कि 1857 की क्रांति केवल एक सिपाही विद्रोह थी। सिपाही विद्रोह। कुछ लोग कुछ इतिहासकार ने इसको धार्मिक रंग देने का भी प्रयास किया, जैसे कि एक डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम। तो उनका उसके अनुसार ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था। मुसलमानों का षड्यंत्र था। लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिस पर बीपीएससी लास्ट टाइम का सवाल भी पूछी थी कि बीडी सावरकर का क्या कहना था, विनायक दामोदर सावरकर का, इस बारे में। तो बीडी सावरकर के अनुसार यह एक 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और साथ ही यह एक सुनियोजित संग्राम था। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अब जैसे उस टाइम एक शायर हुआ करते थे मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब भी अपने शायरी के माध्यम से 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों की आलोचना कर रहे थे।
अंग्रेजों की आलोचना कर रहे थे। शुरुआत में जो मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट किया गया एक छोटा सा विद्रोह, धीरे धीरे, जैसे एक शेर भी है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। तो उसी तरह से जो मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था छोटे लेवल पर एक अपने बटालियन में, उसमें धीरे धीरे पूरे राष्ट्र के लोग जुड़ते गए और बहुत हद तक 1857 की क्रांति एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई थी। ठीक है, तो उसके बाद अब जैसे 1857 के बाद जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन खत्म करके सारा जो शासन था ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। और उसके बाद कुछ सुधार हुए थे। जैसे 1857 की क्रांति से पहले जो ब्रिटिश सेना में सिपाही थे उनमें जो भारतीय थे उनमें अधिकांश लोग राजपूत और ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे। या तो राजपूत हुआ करते थे या फिर ब्राह्मण। इनकी संख्या वहाँ पे ब्रिटिश सिपाहियों में ज़्यादा थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद पील आयोग का गठन किया गया था। क्रांति के बाद पील आयोग का गठन किया गया था। और पील आयोग ने क्या किया था, तो ब्रिटिश सेना में सुधार को सुझाया था कि ब्रिटिश सेना में सुधार को सुझाया। और सुधार क्या किया गया, तो राजपूत और ब्राह्मण दोनों की संख्या घटा दी गई सेना में और उनके जगह पे गोरखा और मुस्लिम सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। तो इतना काफ़ी होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लेवल का एग्ज़ाम होता नहीं है ये। तो इस लेवल तक इतना अगर हम कुछ फैक्ट हमको पता हो तो 1857 की क्रांति से कोई भी सवाल आएगा तो हम लोग बना सकते हैं। जैसे 1857 की क्रांति में अगर पहले पूछा जाए कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये औपचारिक शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी, मेरठ से 10 मई को। फिर अगर किस मंगल पांडे किस जगह विद्रोह किया था, तो बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में। उस टाइम इसका संदेश का प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी। कौन से राइफल का यूज किया गया, तत्कालीन कारण क्या था, तो वही एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूसों के कारण हुआ था। अब उस टाइम भारत का गवर्नर कौन था, गवर्नर उस टाइम था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर था। और उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक जो भाग लिए थे, सबसे ज़्यादा सैनिक जो 1857 क्रांति से भाग लिए थे वो अवध क्षेत्र के थे। तो अवध क्षेत्र के सैनिकों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था इसमें। और किस महिला ने नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई है। और फिर फैजाबाद में कौन कर रहे थे, तो फैजाबाद में क्या लिखे हम लोग, मौलवी अहमदुल्ला। तो इस तरह के कुछ कुछ फैक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसको सबसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है, तो बीडी सावरकर ने। और इसको एक विद्रोह और षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, तो डब्ल्यू टेलर, जेम्स ऑर्डरम ने। और इसको ना तो स्वतंत्रता संग्राम माना था, ना पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो किसने ऐसा कहा था, डॉक्टर आरसी मजूमदार का ही कहना था। ठीक है, तो ये अगर और ये भी देखा जाए कि अगर स्वतंत्रता संग्राम में 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का मदद कौन किया था, तो सिंधिया राजघराना, ग्वालियर का जो था सिंधिया राजघराना, उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अब इस पर कुछ बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने के लिए है नहीं, तो इतना काफ़ी होगा इसके लिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, वो है प्रमुख जनजातीय और किसान विद्रोह। ठीक है, तो जनजातीय और किसान विद्रोह का जो 3 कारण था होने का, सबसे मेन तो कि अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जो भी जनजातीय आदिवासी लोग थे वो आज भी उनका है कि वो जल, जंगल और ज़मीन तीनों पर अपना हक मानते हैं। जो भी उनका क्षेत्र है उसमें जल, जंगल और ज़मीन पर तीनों पर अपना हक मानते हैं। बट जब ब्रिटिश शासन का विस्तार हो रहा था उनके क्षेत्र में, जब अंग्रेज शासन का विस्तार हो रहा था, तो उनको इन तीनों चीज़ से वंचित किया जा रहा था। तो इसके विद्रोह में वोट खड़े हुआ। सिर्फ यही नहीं था, जब जल, जंगल, ज़मीन के अलावा भी उनके जो
पारंपरिक रीति रिवाज हैं उसमें भी ब्रिटिश शासन इंटरफेयर कर रहा था, तो उसके कारण से भी बहुत उनके अंदर ये भावना थी कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ होना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारे जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह का तो मेन रीजन था जो भी ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी वाली पॉलिसी थी। तो इसके कारण तीनों पॉलिसी में क्या होता इन द एंड कृषक जो वर्ग था तो उसका शोषण हो रहा था वहाँ पे। तो कृषक वर्ग का जब शोषण हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम किसान उसके विद्रोह में आएंगे। तो हम लोग जब ये देखेंगे कि जनजातीय विद्रोह, तो हम साथ में ये भी देखेंगे कि ये किस कारण से हो रहा है और किस क्षेत्र में हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चूँकि ब्रिटिश शासन की जब जो राजनीतिक इंटरफेयर है अंग्रेज़ों का वो इधर से स्टार्ट हुआ है, बंगाल वाले एरिया से। तो बंगाल वाले क्षेत्र से स्टार्ट हुआ, जो प्लासी की लड़ाई के बाद वहाँ पर जो ब्रिटिश शासन को मिला था अधिकार, तो वहीं से इनकी जो राजनीतिक देखा जाए उससे पहले वो सिर्फ व्यापारी तक थे, लेकिन जब वहाँ पर प्रशासन में इंटरफेयर उन्होंने बंगाल से स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उस जहाँ बंगाल में वो स्टार्ट करेंगे तो बंगाल वाले क्षेत्र में ज़्यादा विद्रोह देखने को मिलेंगे। तो बंगाल और पूर्वी भारत वाला जो एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह हुए थे। तो उसमें सबसे पहला था सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह ये कृषक विद्रोह नहीं था, ये था कि जो भी हिंदू धर्म के सन्यासी थे, गिरी संप्रदाय के सन्यासी हुआ करते थे, तो उनको अपने धार्मिक स्थल पर जाने से मना किया जा रहा था या फिर उनमें ब्रिटिश सरकार इंटरफेयर कर रही थी। तो इस रीजन से वहाँ पर नागा साधु और गिरी साधु दोनों ने मिलकर सन्यासी विद्रोह स्टार्ट किया था। और इस विद्रोह की चर्चा जो बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है आनंद मठ, उसमें भी की गई है। और इसी आनंद मठ किताब में क्या बोलते हैं, वंदे मातरम का उल्लेख है। आनंद मठ किताब में वंदे मातरम का भी उल्लेख है और ये सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र उसी किताब में होता है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट विद्रोह था नील विद्रोह, वो जो नील की खेती के खिलाफ किया गया था। तो इसका उल्लेख नील दर्पण नामक एक उपन्यास है, नील दर्पण, तो वहाँ पे इसका उल्लेख है। और ये उसके जो नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। फिर एक और है फ़कीर विद्रोह। तो जो सन्यासी विद्रोह हिंदुओं के लिए था वही फ़कीर विद्रोह मुस्लिमों के लिए। मुस्लिमों ने जब किया, जब मुस्लिम धर्म के लोगों को या फिर जो उनके फ़कीर थे उनको नहीं दिया गया था, या फिर उस टाइम बंगाल में और ये अकाल पड़ा हुआ था उस टाइम में, 1776 के टाइम में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था एक। तो उसके कारण से भी फ़कीर लोग ब्रिटिश शासन से नाराज़ थे, तो वहाँ पर भी एक विद्रोह देखने को मिला था। तो हमको ध्यान रखना कि ये विद्रोह किस क्षेत्र का है, किससे संबंधित है और किस एरिया में हुआ। तो ये भी बंगाल वाले एरिया में ही हुआ था और इसके जो लीडर थे चिराग अली और भवानी पाठक थे। फिर एक और विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। तो ये भी सेमी रिलीजियस टाइप का था कि उसमें भी कुछ ना कुछ रिलीजन का एंगल था, और साथ साथ रिलीजन के साथ साथ ये लोकल जो ज़मींदार थे उनके खिलाफ भी था। ज़मींदार जो वहाँ के लोकल किसानों को परेशान करते थे, ज़्यादा कर वसूलते थे, तो उसके खिलाफ भी था। तो इसके लीडर थे करम शाह, और ये भी बंगाल वाले क्षेत्र में था। फिर एक और इम्पोर्टेंट विद्रोह है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह के ये असम वाले क्षेत्र में है, असम में इसका क्षेत्र है। और असम ये फर्स्ट जो प्रथम ब्रिटिश और बर्मा बार हुआ था, उसके बाद ये जब अंग्रेज़ों ने असम की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने का प्रयास किया, उसको अपने अंडर लेने का ट्राई किया, तब वहाँ पर ये रिवोल्ट देखा गया था और उसके नेता थे खोमधर कुंवर। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है जो कोल विद्रोह, जो काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटा नागपुर जो अभी वर्तमान में रांची वाला क्षेत्र है, रांची और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल का 2 जिला है, तो इस एरिया को छोटा नागपुर का क्षेत्र कहा जाता है। तो उसी एरिया में ये कोल विद्रोह हुआ था और इसके जो लीडर थे बुद्धो भगत थे। ठीक है। और फिर एक खासी विद्रोह है। खासी विद्रोह भी असम और मेघालय वाले क्षेत्र में हुआ था। इसके लीडर थे तीरथ सिंह।
संथाल विद्रोह एक बहुत इम्पोर्टेंट विद्रोह होता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे कि संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, और उसके जो लीडर थे वो उनका नाम था सिद्धो और कान्हो। तो हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह भी लगभग वही जो रांची का झारखंड का जो एरिया है, राजमहल की पहाड़ी तो झारखंड वाला एरिया है ये कुछ, और कुछ बंगाल वाला, तो झारखंड और बंगाल का बॉर्डर वाला एरिया है। बिहार, झारखंड, बंगाल, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर के आसपास का एरिया है पूरा। तो वहाँ पे हुआ था, और इस विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, दमन ए कोह, या फिर संथाल विद्रोह। तो इसमें भी जो रीजन वही था कि अस्थाई बंदोबस्त के कारण जो संथालों की ज़मीन छीन गई थी, और वहाँ के जो स्थानीय महाजन थे और वो उनका शोषण और क्या बोलते हैं शोषण और उधार के चक्कर में उनको फंसा के रखते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, और उन्हें कोई तो ये मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो ये बहुत ही हिंसक विद्रोह हुआ था। अभी तक जितना विद्रोह देखे तो उसमें सबसे हिंसक विद्रोह हुआ था यही संथाल विद्रोह, और इसके लीडर हैं हमारे सिद्धू और कान्हू। तो इसके बारे में जो आरसी मजूमदार अभी जो 1857 क्रांति में पढ़ रहे थे कि वो, तो उनका कहना था कि संथाल विद्रोह पहले तो ये आर्थिक कारण से उत्पन्न हुआ, लेकिन मतलब वो जो लोकल हमारे महाजन जो उस एरिया के थे, और या फिर कोई और भी जमींदार वगैरह, तो उनके खिलाफ हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये इसका उद्देश्य हो गया कि अब ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गया, ठीक है। और ये भी अभी तक जितना विद्रोह था तो ये हर सब स्थानीय लेवल पर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्थानीय लेवल पर है, तो ब्रिटिश शासन के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। तो हर विद्रोह का बहुत ही क्रूरता से दमन कर दिया गया, उसको दबा दिया गया, ठीक है। एक है अब ये खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह ये उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था, खोंड जनजाति के लोगों के द्वारा, और इसके जो नेता थे चक्र बिसोई। तो ये एक गलत विद्रोह कहूँगा मैं, क्योंकि खोंड विद्रोह में क्या था, इसका विद्रोह का जो मेन रीजन था कि खोंड जो जनजाति है, खोंड जनजाति के बीच में नर बलि प्रथा बहुत प्रचलित है, मानव की बलि दी जाती थी। और जब अंग्रेज़ों ने इस प्रथा पे बैन लगाया, मानव बलि प्रथा पे, तो इसके कारण जो खोंड जनजाति थी वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध आ गई थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया था, ठीक है। और उसके तो खोंड विद्रोह उड़ीसा वाले क्षेत्र में हुआ था, और इसके नेता थे चक्र बिश्नोई। फिर एक और है फराजी विद्रोह, ये भी बंगाल वाले क्षेत्र में ही था, उसके नेता है हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है जिसके बारे में पता ही होना चाहिए एकदम बिल्कुल, ये है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, इसके नेता बिरसा मुंडा, जिन्हें कुछ लोग भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। तो ये भी छोटा नागपुर जो रांची वाला एरिया था वहीं स्टार्ट हुआ था, और ये भी हिंसक ही था, ठीक है। तो शुरुआत में ये लड़ाई जो था कि सरदार बनने के लिए, जो मुंडा जनजाति का सरदार बनने के लिए था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये वहाँ से स्टार्ट होकर जमींदार, ठेकेदार और जो भी महाजन थे या फिर वहाँ पे पहुँच गया, और फिर उसके बाद ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गया था। क्योंकि यहाँ पे भी जंगल वाला एरिया, जैसे बिरसा जो जाति थी, बिरसा मुंडा, वो इस कारण से लोकप्रिय थे कि जो जंगल की जड़ी बूटियाँ वगैरह से उससे वो लोकल लोगों का इलाज कर दिया करते थे। परंतु फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, तो उसके कारण से बिरसा मुंडा उस टाइम अपने आप को भगवान का दूत घोषित करके रखे थे कि मैं भगवान का दूत हूँ, और जिसके कारण हजारों आदिवासी उन्हें देखने और मिलने के लिए आते थे। परंतु जब ये विद्रोह आरंभ हुआ तो बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। जब जेल में बिरसा मुंडा को डाला तो मुंडा जनजाति के सारे लोग क्या हुए, हिंसक हो गए, और हिंसक हो गए तो ये एक बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया था। तो
ये एक ओवरऑल कहानी थी कि कौन सा विद्रोह जनजातीय है और कौन सा किसान वाला। ठीक है, तो एक बार हम लोग वापस देख लेते हैं कि कौन सा विद्रोह किस एरिया में हुआ था और उसका लीडर कौन था। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था और इसका कोई लीडर नहीं था, बट उसके बारे में बस एक ही बात याद रखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की जो किताब है आनंद मठ, उसमें उसका जिक्र है। और फ़कीर विद्रोह ये उसका लीडर चिराग अली और भवानी पाठक थे और ये बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। नील विद्रोह भी बंगाल वाले क्षेत्र में ही हुआ था और इसके लीडर थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। पागलपंथी ये भी बंगाल वाले क्षेत्र में था और इसके लीडर थे करम शाह। अहोम विद्रोह ये असम वाले क्षेत्र में था और लीडर थे गोमधर कुंवर। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर ये रांची वाले क्षेत्र में था और इसके जो नेता थे वो थे बुद्धो भगत। फिर खासी विद्रोह ये असम और मेघालय वाले क्षेत्र में हुआ और इसके जो नेता थे वो थे तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है दमन ए कोह का विद्रोह। तो इसके नेता थे हमारे सिद्धो और कान्हो और ये भी बंगाल झारखंड और बिहार के वो बॉर्डर वाला जो क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र उसमें हुआ था। ठीक है, खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था और इसमें चक्र बिश्नोई इसके नेता थे और खोंड जाति में एक वो मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी जिसको रोकने के कारण ये विद्रोह हुआ था। फैराजी विद्रोह ये भी बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था और इसके नेता थे हाजी शरीयतुल्लाह। मुंडा विद्रोह ये भी छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। ठीक, ये तो हमारा था बंगाल और पूर्वी भारत में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। अब हम लोग देखेंगे उत्तर भारत वाले क्षेत्र में। तो उत्तर भारत वाले क्षेत्र में इस टाइम अंग्रेज शासन बहुत ज़्यादा नहीं आया था, तो यहाँ पर विद्रोह भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला। एक बहावी आंदोलन था जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था, एक तरह से मुस्लिम सुधार आंदोलन था। तो ये बहावी धार्मिक विद्रोह ज़्यादा था, ये धार्मिक सुधार आंदोलन कर रहे हैं इसको, तो धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर दूसरा है हमारा कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन ये भी पंजाब में था, पंजाब वाले क्षेत्र में, और ये एक कृषक आंदोलन था। इसके जो लीडर थे, जो स्टार्ट किया था भगत जवाहर मल ने इसकी शुरुआत की थी कूका आंदोलन की, लेकिन बाद में उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था या फिर उसमें लोगों को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम पश्चिमी भारत में जाएं तो वहाँ पे 3-4 विद्रोह दिखते हैं। भील विद्रोह जो मुख्य, और भी इस तरह के छोटे छोटे विद्रोह तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो भील विद्रोह है। उसके जो नेता थे सेवाराम थे और ये भी एक जनजातीय विद्रोह था। कोली विद्रोह ये भी कोली जनजाति के द्वारा हुआ था। कोली जनजाति मुख्यतः मछुआरा जो होता है ना, फिशरमैन, तो फिशरमैन की जनजाति थी वहाँ पे। तो उनका मुख्य काम मछली पकड़ना वगैरह था, बट जब ब्रिटिश शासन उस एरिया में गया तो शायद उनके मछली पकड़ने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उसके कारण से ये कोली विद्रोह हुआ था। ठीक है, फिर एक और रामोसी विद्रोह, इसके नेता थे चित्तूर सिंह और ये भी पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में हुआ था, वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, फिर एक और भील विद्रोह 2 था, एक है हमारा खानदेश यानी पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, और दूसरा जो भील विद्रोह हुआ था वो राजस्थान वाले क्षेत्र में हुआ था। जो राजस्थान वाले क्षेत्र में 1914 में जाके हुआ था ये। तो वहाँ पर उस वक्त उसके जो नेता थे वो थे दौलत सिंह। ठीक है, दक्षिण भारत में जो 2-3 अगर इम्पोर्टेंट विद्रोह देखा जाए तो रंपा विद्रोह है। तो रंपा विद्रोह के जो लीडर हैं वो है अल्लूरी सीताराजू। मोपला विद्रोह है, मोपला विद्रोह भी केरल के मालाबार एरिया में हुआ था। इसके जो नेता थे वो थे KN हाजी। और एक है बेलूथम्पी को ऐसे बोला जाता है दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह। तो दीवान बेलूथम्पी त्रावणकोर जो केरल का क्षेत्र है उस टाइम भी था केरल का, तो वहाँ के दीवान थे, तो उन्होंने इसका लीड किया था जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे मुख्यतः ये सब विद्रोह है। अब इसके अलावा भी बहुत सारा कृषक आंदोलन हुआ था, लेकिन वो गांधी युग में हुआ था, जब गांधी जी के आने के बाद। तो हम लोग जब गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे।
चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, एका सत्याग्रह, बारदौली, तेभागा आंदोलन, ये सब के बारे में वहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं, एक बार इसको फिर से देख लिया जाए। मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी, अहोम, कोल, खासी, संथाल, खोंड, फैराजी, मुंडा, बहावी, कूका आंदोलन, भील, कोली, रामोसी, रंपा, मोपला और बेलूथम्पी। तो ये सब हमारे कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह थे। अब इसके अलावा भी बहुत सारा था, जैसे गडकरी विद्रोह था, वो भी नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। तो उन सब बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इतना काफ़ी होगा इस एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो। अब कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार वाले आंदोलन है आज का जो हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है इसमें, कि जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे तो उसमें क्या क्या था उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसको धार्मिक जो आंदोलन है उसको हम लोग कुछ जैसे हिंदुओं के लिए, हिंदुओं में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से सुधार आंदोलन हुए, मुस्लिमों में कौन से हुए, सिखों में कौन से हुए, और फिर एक और पारसी में एक आंदोलन था, तो उस बारे में हम लोग उस साथ में देखेंगे। ठीक है, तो हिंदुओं में जो सबसे पहला धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, जिसको बड़े लेवल पे देखा जाए तो वो था ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? उन्होंने दो समाज की स्थापना की थी। सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी, बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय का ऐसे नाम सिर्फ राम मोहन राय था और उनको राजा की उपाधि दी थी मुग़ल बादशाह अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। भारत में जो भी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, जो भी धार्मिक और सुधार आंदोलन हुए, उनका जो अगर मेन देखा जाए कि इन्होंने स्टार्ट किया था वो चीज़ें, तो वो थे हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ जो है उनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना होगा तो उसको हम करेंगे, लेकिन उससे पहले और भी जो सुधार आंदोलन थे, जैसे धर्म सभा थी, ये भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। धर्म सभा, उसके संस्थापक थे राधाकांत देव। ये उन्होंने जो धर्म सभा का स्थापना किया था, किस लिए किया था? ब्रह्म समाज के विरोध में। तो ब्रह्म समाज हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके थोड़ा ज़्यादा चीज़ें जाननी जरूरी है। फिर उसके अलावा एक तत्वबोधिनी सभा है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, यंग बंगाल मूवमेंट, ये इनके जो नेतृत्व करते या फिर इनका जो क्या बोले संस्थापक बोला जाए इस मूवमेंट को, वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये कोलकाता के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे। फिर भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद फिर है आर्य समाज। तो आर्य समाज क्या है? दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, तो उस आर्य समाज के बारे में भी हम लोग थोड़ा विशेष डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में बाद में। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी था, जिसमें सिर्फ नाम है और हमको ये करना है याद कि कौन शुरुआत किए थे, कौन इसका। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किए थे मैडम ब्लावात्स्की और हेनरी अल्कॉट। फिर रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था।
फिर है पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन MG रमाबाई रानाडे। पूना सेवा सदन ये है रमाबाई रानाडे का। और उसके फिर नेक्स्ट है हमारा भारत सेवक समाज। तो भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और फिर एक सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के जो हमारे संस्थापक थे उनका नाम था ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो 3 हमारा इम्पोर्टेंट है सबसे, उनके बारे में जो विशेष चर्चा करना है। ब्रह्म समाज, दूसरा हमारा आर्य समाज, और तीसरा रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये हम जान गए थे कि राजा राम मोहन राय की स्थापना किए थे, और इसको भारतीय पुनर्जागरण का उनको अग्रदूत भी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने 2 अखबार निकाला था। एक था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, और एक ये संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में था, जिसके माध्यम से वो अपने धार्मिक सुधारों को जनता के बीच ले जाते थे। और एक था तुफ़त उल महादीन, ये फारसी भाषा का उनका अखबार था। मिरातुल अखबार करके शायद उसका नाम था। फारसी भाषा की पुस्तक थी, उसका नाम था तोहफत उल मुहादिनी। ये है मुवाहिदीन, तोहफत उल मुवाहिदीन। ये फारसी भाषा का एक पुस्तक था जो राजा राम मोहन राय प्रकाशित किए थे। तो ये था फारसी भाषा में। और एक था मिरातुल अखबार, वो भी फारसी भाषा में था। तो इन्होंने इस अखबार के माध्यम से अपनी, तो जैसे राजा राम मोहन राय काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इनको अरबी, संस्कृत, अंग्रेज, फारसी बहुत सारी भाषा का ज्ञान था। और इन्होंने एकेश्वरवाद को अपनाया था, एकेश्वरवाद को माना था। लेकिन वही जो तो राधाकांत देव जो थे ये एकेश्वरवाद को हिंदू धर्म के खिलाफ मानते थे। तो उन्होंने ब्रह्म समाज के से हटकर एक धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, और वही जो ब्रह्म समाज था, इसी में उनके 2 शिष्य थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। लेकिन फिर बाद में केशव चंद्र सेन ने मतभेद होने के कारण अपने एक अलग बना लिया था भारतीय ब्रह्म समाज। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना एक तत्वबोधिनी सभा करके शुरुआत कर दिया गया था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में 3-4 चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि उनका नाम राम मोहन राय था, उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। उन्होंने बंगाली में एक संवाद कौमुदी करके अखबार निकाला था, और फारसी में मिरातुल। तो ये दोनों अखबार किस किस भाषा में था वो भी याद रखना ज़रूरी है। तो ये मिरातुल फारसी भाषा में था और संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में था। ठीक है, और फिर तुफ़त उल मुहादिन करके एक फारसी पुस्तक लिखे थे, एकेश्वरवाद के समर्थक में थे। उनके 2 शिष्य थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। अब इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता, बहुत अलग अलग तरह के नाम से भी इनको जाना जाता है। और कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज, जहाँ पर ये प्रोफेसर थे हेनरी विलियम डेरोजियो, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी डेविड हेयर के सहयोग से। डेविड हेयर के सहयोग, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो 4-5 बातें मैंने बताई थी कि उनका अखबार का कौन सा भाषा था। संवाद कौमुदी का बंगाली, मिरातुल का फारसी और तुफ़तुल महादिन का फारसी। हिंदू कॉलेज का स्थापना किए थे। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी।
और उनकी मृत्यु लंदन में हो गई थी। जब वो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि नाना साहब की पेंशन बंद हो गई थी, नाना साहब की पेंशन बंद हो गई थी, इसलिए उन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था। तो जब नाना साहब की पेंशन बंद हुई तो नाना साहब ने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था कि जाके पेंशन चालू करवाने का बात करने के लिए। तो जब पेंशन चालू करवाने का बात करने के लिए तो वहीं पर उनके मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के बारे में जाना। और फिर धर्म सभा के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, राधा कामदेव थे, और इसके ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। उसमें तत्वबोधि समाज रवींद्रनाथ टैगोर, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो आर्य समाज को देखेंगे। तो आर्य समाज इस टाइम तक आते आते भारतीय समाज का जो वेस्टर्नाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया था। तो उसको देख के, यानी पश्चिमीकरण, अगर इसको बोले तो पश्चिमीकरण, यानी वहाँ के कल्चर को यहाँ के लोग ज़्यादा ही पसंद करने लगे थे। तो दयानंद सरस्वती को वो ये सब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो उन्होंने शुद्ध वैदिक परंपराओं में अपना विश्वास दिखाया था कि शुद्ध वैदिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और ये भी जो भी दयानंद सरस्वती जी थे, ये भी मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र, ये सब के खिलाफ थे। जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब के भी वो सख्त खिलाफ थे, ठीक है। तो इन्होंने जैसे उससे पहले जो शूद्र होते थे या फिर जो नीची जाति के लोग, तथाकथित नीची जाति के लोग तथा स्त्रियां होती थी, उनको वेद पढ़ने की मनाही थी। तो इन सब कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। तो उनकी संस्था जैसे जाति प्रथा, छुआछूत हो गया, बहु विवाह, बाल विवाह, इस तरह के चीज़ों से लोगों को जागरूक कर रहे थे कि इन सब चीज़ों से पीछे छोड़ना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इनका सबसे बड़ा योगदान जो है शिक्षा के क्षेत्र में है। अगर इनका देखा जाए तो इन्होंने एक स्थापना की थी, दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, आज जो हम लोग देखते हैं, जिसका वर्तमान नाम है डीएवी। डीएवी का फुल फॉर्म क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो डीएवी की स्थापना दयानंद आर्य समाज के लोगों के द्वारा ही की गई थी। हिंदी भाषा के विकास में भी इनका काफ़ी योगदान था। और जो अब नेक्स्ट है हमारा वो थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो उसमें मैडम ब्लavatsky और हेनरी ऑलकॉट ये पढ़ चुके हैं हम लोग, उसके संस्थापक में से। फिर नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। और इनका जो मुख्य कार्यक्षेत्र था वो कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर के आसपास का जो एरिया है, वहीं पे इनका एक मंदिर था, मठ था, बेलूर मठ। ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद का क्या क्या योगदान था, तो ये न्यू हिंदुइज्म, नव हिंदुवाद के समर्थक थे। मतलब वो दयानंद सरस्वती की तरह बिल्कुल नहीं थे कि पश्चिमीकरण के बिल्कुल खिलाफ थे, बट उनका कहना था कि
पश्चिम भौतिकवाद और इधर के अध्यात्मवाद दोनों का मिश्रण होना चाहिए। यानी पश्चिम का जो है भौतिकवाद और भारत का अध्यात्म, दोनों का बैलेंस बीच में बना के लाइफ जीना चाहिए। फिर ये रामकृष्ण परमहंस, उनकी एक फिलॉसफी थी यत्र जीव तत्र शिव। यानी उन्होंने जीवों की सेवा करने को फिर जोर दिया था कि जहाँ पर जीव है, जहाँ भी कोई भी जीव जंतु हैं, वहीं पर शिव का भी स्थान है, शिव का भी निवास है। तो ये उनकी फिलॉसफी थी। और फिर इन्होंने वो एक फेमस है कि शिकागो में हिंदू सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। तो ये बेसिक एक आइडिया हो गया रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में, ठीक है। और इनकी बहुत कम एज में मतलब डेथ हो गया था, शायद 40 साल या 39 साल के एज में एक्सपायर कर गए थे। इसके अलावा और भी कुछ, पूना सेवा सदन है, तो पूना सेवा सदन के जो संस्थापक थे रमाबाई रनाडे, भारत सेवक समाज के गोपाल कृष्ण गोखले और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले। अब मुस्लिमों में कुछ जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, अगर उनको एक बार देखें तो सबसे पहले एक होता है अलीगढ़ आंदोलन। उसके जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, तो ये पश्चिमी शिक्षा के समर्थन में थे, मुस्लिम समाज के लिए पश्चिम शिक्षा का समर्थन करते थे। और उसके अलावा जो मुस्लिम समाज में कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ इनका था। और इन्होंने ही एक कॉलेज की स्थापना की थी जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो AMU की स्थापना का श्रेय इनको दिया जा सकता है, सर सैयद अहमद खान को। फिर एक और मुस्लिमों में आंदोलन था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, ये अहमदिया आंदोलन है। मुस्लिमों की जो अहमदिया कम्युनिटी है उसके स्टार्टिंग जो थे संस्थापक ये थे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद। तो ये मुस्लिमों में उदारवादी आंदोलन था, बट फिर इनका भी काफ़ी विरोध हुआ था। ये उदारवादी भावना के समर्थक थे। फिर एक बहावी आंदोलन है, उसके संस्थापक थे अहमद गंगोई। बहावी आंदोलन हम लोग इससे पहले भी देखे जो देवबंद आंदोलन, उसके संस्थापक थे बरेलवी। ये कट्टरपंथी आंदोलन है। ये कुरान की शिक्षाओं को लागू करने पे जोर देता है, ठीक है, कुरान और उसको उन सब चीज़ों के बारे में इसमें आज भी देवबंद में है वो एक्टिव है, तो वहाँ ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर सिखों में एक आंदोलन था निरंकारी आंदोलन, इसके संस्थापक थे बाबा दयाल दास। ये भी सामाजिक जो बुराई थी, छुआछूत और ये सब निरंकार मूर्ति पूजा वगैरह, उसके विरोध में थे कि एक ईश्वर है जिसका कोई आकार नहीं है, इसलिए इसको निरंकार कहा गया, इसलिए आंदोलन का नाम भी क्या था, निरंकारी आंदोलन। फिर एक कूका आंदोलन जो उसका दूसरा नाम भी है नामधारी आंदोलन, इसके भी संस्थापक थे। तो स्टार्टिंग किए थे भगत जवाहर मल और बाद में उसको संगठित किए थे गुरु राम सिंह। फिर एक और आंदोलन सिंह सभा, ये भी एकता और उसको सामाजिक बुराई के क्षेत्र में उसके उन्मूलन के लिए काम कर रहा था। तो ये सिखों में 3 धार्मिक सुधार के आंदोलन हुए। पारसियों में भी जो धार्मिक सुधार के आंदोलन थे उसमें रहनुमाई मजदयासन सभा, तो ये पारसियों के लिए हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो हिंदुओं में कौन कौन थे। तो हिंदुओं में आत्मीय सभा या फिर और ब्रह्म समाज, तो इन दोनों को स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। फिर धर्म सभा राधाकांत देव, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विलियम डेरोजियो, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की और हेनरी अलकॉट, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, पूना सेवा सदन रमाबाई रनाडे, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। और मुस्लिमों में जो था अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, बहावी आंदोलन अहमद गंगोही, देवबंद आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी।
फिर सिखों में था निरंकारी आंदोलन, बाबा दयाल दास, और नामधारी आंदोलन कुकान उसके थे संस्थापक भगत जवाहरमल, और संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। ठीक है। फिर सिंह सभा हो गया, रहनुमाई मध्यासन सभा। इसके अलावा भी कुछ कुछ सुधार आंदोलन थे, जो मद्रास हिंदू एसोसिएशन, तो इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। तो ये जो मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी दक्षिण भारत में, ये मूलतः दक्षिण भारत में थी, तो उसके विरोध में था ये मद्रास हिंदू एसोसिएशन। ठीक है। फिर आत्मसम्मान आंदोलन, इसमें ईवी रामास्वामी पेरियार थे। ये भी जो हिंदू धर्म में ब्राह्मण सुप्रीमेसी था उसके खिलाफ ये आंदोलन था। ये भी तमिलनाडु के क्षेत्र में था, मद्रास के क्षेत्र में। महार आंदोलन, ये भीमराव अम्बेडकर। तो इस महार आंदोलन में क्या हुआ था कि जो महाराष्ट्र की महार जाति थी, तो उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिया था। ठीक है, कि हम लोग भी अब क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय घोषित करने के बाद उस सेना और जो भी अलग अलग संस्थाएं थी उसमें अपना प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थी। तो ये था महार आंदोलन, जो भीमराव अम्बेडकर उसमें थे, उसका हिस्सा थे। फिर एक एझावा आंदोलन है, एझावा जनजाति के लोगों के द्वारा, ये केरल के क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पे इसके संस्थापक थे नारायण गुरु। और इसके अलावा भी जैसे कुछ समाज सुधारक थे जो किसी और आंदोलन का हिस्सा तो नहीं थे, बट उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किए। जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में है। या फिर सावित्रीबाई फुले, इन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया था, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस तरह से हमारे जो 3 टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट, 1857 की क्रांति, प्रमुख जनजातीय एवं किसान विद्रोह, और तीसरा है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये हमने कंप्लीट किया। एक बार आप लोग फिर से इसको स्लो मूव करता हूँ, आप एक बार देख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो रोक कर ले भी सकते हैं। ठीक है। संतावन क्रांति के मुख्य केंद्र और सेनापति, ये सब। ठीक है। इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 4th राजनीतिक संस्थाएं और भारतीय कांग्रेस का गठन, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर असफलता के कारण क्या थे उसके, मुख्य जनजातीय आंदोलन और उसके जो नेता थे उनका क्षेत्र क्या था। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक संस्थाएं जो उस दौरान बनी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कैसे हुआ था, इस बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।